हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल देगे और ISO 27001 2013 यानी ISMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग की। हम देखेंगे कि क्लॉज नंबर 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में क्या कहा गया है, उसके बारे में क्या बातें कही गई हैं, और 6.1.1 जो कि इससे जुड़ी हुई जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता है, वो आपसे बेसिकली क्या कहना चाहता है इस क्लॉज के जरिए। ISMS आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को, इस क्लॉज को समझने से पहले कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमें समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इन चीजों को समझ गए तो आप इस क्लॉज को, इस पूरे क्लॉज प्लानिंग को आप बड़े आसानी से समझ सकेंगे। और साथ ही साथ यदि मैं ये कहूं कि आप इस पूरे ISMS को समझ सकते हैं तो शायद ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डेफिनेटली यदि ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी तो ना सिर्फ ये क्लॉज बल्कि इस ISMS को समझना भी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, आप समझ सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहली इसमें जो चीज आती है वो आती है रिस्क। रिस्क क्या है? बेसिकली बात यह है कि रिस्क क्या है। तो रिस्क जो है वो है इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी जो होता है यह आपकी रिस्क होती है, इसे हम रिस्क कहते हैं। जो अनसर्टेनिटी है उसका जो भी इफेक्ट होता है वो रिस्क में काउंट होता है, वो रिस्क कहलाती है। इस चीज को समझिए। आप मान लीजिए बाइक से अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं। मान लीजिए मैं बाइक से अपने काम पे जा रहा हूं, अपने ऑफिस जा रहा हूं। अब यदि मेरी बाइक स्लिप हो गई, यदि मेरी बाइक फिसल गई और मैं गिर गया, तो मेरी बाइक की स्लिप होने से इफेक्ट क्या पड़ा? मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, ठीक है, मेरे फ्रैक्चर हो सकता है या मेरे सर पे चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी क्या थी? गाड़ी का स्लिप हो जाना, बाइक का स्लिप हो जाना। और उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट यह हुआ कि मैं गिर गया। तो इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एक रिस्क है, और इसी तरह मेरा गिरना भी एक रिस्क है। ओके, तो यही चीज रिस्क कहलाती है। यहां पे समझने वाली बात यह है कि आप रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप रिस्क को कभी खत्म नहीं कर सकते। रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। रिस्क जीरो नहीं होती। रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, या रिस्क को रोका जा सकता है, रिस्क को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे ही अनसर्टेनिटी होगी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, और जैसे ही इफेक्ट पड़ेगा वो रिस्क कहलाएगा। आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, और यदि आप गिर जाते हैं तो आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं, उस जोखिम को आप कम कर सकते हैं। आपको जो चोट लगेगी वो शायद उतनी गहरी नहीं लगेगी, तो आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। आप गाड़ी ही ना चलाएं, आप बाइक चलाए ही नहीं, तो आप कहीं ना कहीं उस रिस्क को प्रिवेंट कर देते हैं, उस रिस्क को रोक देते हैं। लेकिन आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही अनसर्टेनिटी होगी उसका एक इफेक्ट होगा और वो रिस्क कहलाती है। तो ये एक चीज है जिसको आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि रिस्क कितने टाइप की हो सकती है, रिस्क को आप कितनी तरह से बांट सकते हैं, रिस्क कितनी तरह की हो सकती है। तो एक रिस्क वो होती है जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिस्क, इंपॉर्टेंट रिस्क। ठीक है, इसको ऐसा समझिए। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए आप एक IT इंडस्ट्री है और आप एक चैटिंग ऐप लाते हैं। आपने एक चैटिंग ऐप तैयार किया है जिस पर चैटिंग की जा सकती है। आप जानते हैं मार्केट में आपसे एक बहुत बड़ा नाम व्हाट्सएप अवेलेबल है। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा नाम है जो चैटिंग के इस पे काम करता है, बहुत बड़ा नाम है। आप इसी तरह का एक ऐप लेकर आते हैं, अब उसे मार्केट में आपको लॉन्च करना है। एक बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन आपको वो रिस्क उठाना होगी। आपकी स्ट्रेटेजी के लिए वो बहुत जरूरी है। आपको उस रिस्क को अपनाना ही होगा, क्योंकि उसे लॉन्च किए बिना, उसे इंट्रोड्यूस किए बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने के लिए मुझे बाइक की जरूरत है,
लेकिन बाइक के फिसलने से एक रिस्क जनरेट होती है, एक नुकसान होता है, एक जोखिम पैदा होता है। तो क्या मैं बाइक चलाना बंद कर दूं? क्या मैं घर बैठ जाऊं? क्या मैं काम पे जाना बंद कर दूं? तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिस्क है मेरे लिए कि मैं बाइक चलाऊं, मैं जाऊं, मैं उसे रोकने की कोशिश कर सकता हूं, मैं उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे खत्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये रिस्क बड़ी जरूरी है। मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे रिस्क उठाना होगी, मुझे गाड़ी चलाना होगी। तो एक रिस्क कुछ इस तरह की होती है जिसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरी रिस्क जो होती है वो होती है ब्लांटली ऑब्वियस रिस्क। अब ये क्या रिस्क होती है? ब्लांटली ऑब्वियस, जो कि होगी, जो आपको पता है कि ये रिस्क तो है, जो साफ साफ दिखती है, जो हमें पता है कि ये रिस्क है और ये हमें उठानी होगी। ठीक है, मान लीजिए आपके किसी जगह पर आग लग गई, दफ्तर में कि ऑफिस में, और वहां पे कोई जरूरी कागज है। अब वो रिस्क है, आपको पता है, आपको दिख रही है, बिल्कुल ऑब्वियस रिस्क है, मगर क्या करें, लाना है, वो कागज लाना बहुत जरूरी है, वरना आप काम नहीं कर सकते। तो एक रिस्क इस तरह की होती है। एक रिस्क जो अभी हमने बात करी, जो आपकी स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो। और दूसरी ये रिस्क जो कि आपको पता है। देखिए, बाइक का फिसलना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो रिस्क आपको उठाना होगी, आपको गाड़ी चलाना होगी, तो वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिस्क है। आप उसको इस रिस्क में नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ये रिस्क एक अलग रिस्क है, वो एक अलग रिस्क है। यहां पे अगर आग लग गई है, उसमें कोई कागज पड़े हुए हैं, जरूरी दस्तावेज है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें लेने के लिए आपको शायद हो सकता है जाना होगा। आप कैसे जाएं ये आपको देखना होगा। आप कैसे उस रिस्क को कम कर सकते हैं ये आपको सोचना है, ठीक। लेकिन ये रिस्क आपको साफ साफ दिख रही है। और एक तीसरी जो रिस्क होती है वो होती है हिडन बट डेंजरस रिस्क। हिडन बट डेंजरस रिस्क, हिडन रिस्क है, छुपी हुई रिस्क है, लेकिन डेंजरस रिस्क है, खतरनाक रिस्क है, डेंजरस रिस्क। आपके नजदीक में हो सकता है एक कोविड पॉजिटिव पर्सन बैठा हो, आपको नहीं पता। हिडन एंड डेंजरस रिस्क है ये। आप नहीं जानते आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। यदि आपको नहीं पता है, मान लीजिए किसी अनजान व्यक्ति के पास में आप रेलवे स्टेशन पे बैठे, बस स्टैंड पर बैठे हैं, या कहीं बैठे हैं, हो सकता है वो पॉजिटिव हो, उसमें सिम्टम्स भले ही ना दिख रहे हो, लेकिन ये जो रिस्क है ये हिडन एंड डेंजरस रिस्क है। अब बात आती है आईएसएमएस की। आईएसएमएस क्या करता है? आईएसएमएस का पर्पस क्या है? अगर आपने हमारा आईएसएमएस अवेयरनेस को लेकर वीडियो देखा हो तो भी आपको इस चीज की क्लियरिटी रहेगी। और वैसे हम एक बार फिर से बता देते हैं कि आईएसएमएस का पर्पस क्या है। अभी जो हमने रिस्क की बात करी, उस रिस्क को पता लगाना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, और फिर इन रिस्क के ऊपर काम करना, इन रिस्क के ऊपर काम करना, वर्क इनटू रिस्क, इन रिस्क के ऊपर काम करना, और इसके बाद एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना जिसमें आपको ऑटोमेटिकली रिस्क पता चल जाए और उस रिस्क को कैसे काम किया जा सकता है, उस रिस्क को कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए कैसे काम किया जा सकता है, वो भी ऑटोमेटिक एक सिस्टम डेवलप हो जाए। मतलब आपको हर बार अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना है जिसके जरिए आपको रिस्क पता चल जाए। आप यदि आज के एंड्रॉइड मोबाइल फोन वगैरह ये देखते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि खुद ही मोबाइल बता देता है कि कितने वायरस हैं, किस किस तरह की सब तकलीफें आपके मोबाइल में आ चुकी हैं, और फिर वो खुद ही उनको ठीक भी कर देता है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिसमें रिस्क पता चल जाए और फिर खुद ही उसका सॉल्यूशन हो जाए, ये आईएसएमएस का पर्पस है। रिस्क को पता करो, रिस्क को कम करने के लिए, रोकने के लिए उसके ऊपर काम करो, उस रिस्क के ऊपर काम करो, और फिर एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप कर लो, या एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लो जिसमें ऑटोमेटिकली आपको रिस्क पता चल जाए और उस रिस्क के ऊपर काम हो जाए। तो ये पर्पस है आईएसएमएस का। ये 2-3 चीजें आपको समझ आई। अब हम बात करते हैं हमारे क्लॉज की, क्लॉज 6.1.1, जो कि एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का जनरल रिक्वायरमेंट की बात करता है, उसके बारे में बात करता है। तो अब हम बात करते हैं उस क्लॉज की, क्लॉज 6.1.1। तो बेसिकली ये क्लॉज है प्लानिंग की बात हो रही है। प्लानिंग क्या करना है? देखिए, जब प्लानिंग आप कर रहे हैं
आप प्लानिंग किस चीज के लिए कर रहे हैं? आप ISMS के इंप्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और जब आप ISMS के इंप्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग करें तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है? आपने जो क्लॉज 4.1 में इश्यूज पढ़े, जो आपने इश्यूज की बातें करी, जो आपने इश्यूज समझे, वो इश्यूज, और क्लॉज 4.2 में आपने जो इंटरेस्टेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट की बात करी, इंटरेस्टेड पार्टीज की जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस की बातें करी, वहां से आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटीज का पता लगाना है कि क्या रिस्क हो सकती है और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपको यह पता लगाना है। जब भी आप ISMS की प्लानिंग करें तो सबसे पहला काम जो आपको शुरुआत करनी है वो कहां से करनी है? क्लॉज 4.1 में जो इश्यूज कहे गए हैं और क्लॉज 4.2 में इंटरेस्टेड पार्टीज की जो रिक्वायरमेंट्स कही गई हैं, वहां से आप रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को पता लगाएं। अब आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए, इश्यूज की बात है। इशू क्या है? एक इशू हो सकता है इकोनॉमिकल, ठीक है, मतलब यदि करेंसी का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता है, सपोज रुपी और डॉलर का रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता है, तो ये एक इशू है। अब क्या ये इशू आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट डालता है? यदि वो इंपैक्ट जो है नेगेटिव डालता है तो ये एक रिस्क है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए एक रिस्क है। तो आपको यहां से पता चला कि मेरे इशू से कैसी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क जनरेट हो गई। आपको यहां से समझ आया कि कैसे एक इशू रिस्क को जनरेट करता है, रिस्क की बात करता है। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट। यहां से कैसे पता चलेगा रिस्क या अपॉर्चुनिटी है? एक आपकी इंटरेस्टेड पार्टी होती है, आपका एम्प्लॉय। आपके एम्प्लॉय की कुछ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो आपसे कुछ चीजें चाहता है, वो सोचता है कि जब मैं काम करूं तो मुझे उसका इनाम मिले, रिवॉर्ड मिले। तो यहां से आपको समझ आता है कि यदि मैं अपने एम्प्लॉय को कुछ रिवॉर्ड दूंगा, कुछ उसके लिए बेहतर करूंगा, तो वो मुझे बेहतर आउटपुट देगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आपको इस तरह से रिस्क और अपॉर्चुनिटीज का पता लगाना है, और ये आपको काम करना है ISMS की प्लानिंग करते समय। जब आप ISMS की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटी पता लगाना है, और वो कहां से पता लगाना है? 4.1 और 4.2 के जरिए आपको पता लगानी है। और ये रिस्क और अपॉर्चुनिटी पता लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इससे आपको फायदा क्या है? जब ये रिस्क और अपॉर्चुनिटी आपको पता चल जाएंगी तो आप कुछ एक चीज को लेके इंश्योर हो जाएंगे कि आप अपनी ISMS से जो आप रिजल्ट चाहते हो आप उसे हासिल कर सकते हो या नहीं, आप उसे अचीव कर सकते हो या नहीं। जिस समय आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपको यह समझ आ जाएगा कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन उस कंडीशन में है कि वो ISMS से जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो इंटेंडेड आउटकम उसका जो चाहिए, उसको अचीव कर सकती है या नहीं कर सकती। क्या जो रिस्क है वो इस लेवल की है कि आप उसे कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यह आपको पता चल जाता है। इसके बाद आप रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। किसे? अनडिजायर्ड इफेक्ट को। आपको यह भी पता चल जाता है कि जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है, बेसिकली अनडिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? रिस्क। आप यह भी समझ सकते हैं कि जो रिस्क है उसे आप रोक सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा, आप अचीव कर सके या आप हासिल कर सके कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को हासिल करना है, अचीव कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। रिस्क और अपॉर्चुनिटी जब आपको पता चल जाएगी तो आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को अचीव कर सकते हैं। आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आपका चलता रहेगा, आपका इंप्रूवमेंट की प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी नहीं रुकती। जब जब आप काम करेंगे, जब जब आप वर्क करेंगे, रिस्क हमेशा आएगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी, उन पे काम करेंगे, आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ये आपको इसलिए रिस्क और अपॉर्चुनिटी पता लगाना होती है, आप इसलिए रिस्क और अपॉर्चुनिटी पता लगाते हैं। और जब आप रिस्क और अपॉर्चुनिटी पता लगा लेते हैं, उसके बाद आपको एक और काम करना होता है, वो होता है प्लानिंग। आपको इसी में है, अगला पॉइंट है प्लानिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्लान करना है, ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना है। अब किस चीज का प्लान करना है? कि वो क्या एक्शन लेगा। चौथा पॉइंट है ये कि क्या एक्शन लेगा वो रिस्क और अपॉर्चुनिटी पे, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी पे क्या एक्शन लिया जाएगा। मुझे पता चल गया एक रिस्क, क्या रिस्क है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो
मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आता है करेंसी के रेट का, जो रुपए की कीमत का, मुद्रा की कीमत का जो फ्लक्चुएशन होता है, उससे मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। ये एक रिस्क है। अब इस रिस्क को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसका मुझे एक्शन प्लान बनाना होगा। तो मुझे प्लानिंग करनी है किस चीज के लिए, कि मैं रिस्क पे क्या एक्शन ले रहा हूं। ये काम करना है ऑर्गेनाइजेशन को। एक चीज तो ये है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप क्या एक्शन ले सकते हैं। जब आपको समझ आ गया कि जब आप अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको और बेहतर आउटपुट देते हैं। तो आपने एक नई चीज कर दी कि ठीक है, हम एक नया एक्शन, एक नई प्लानिंग आपने करी, आपने एक नया एक्शन प्लान लाया कि हम अब हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर करेंगे। और ये आपने क्यों किया, ताकि लोग आपको और अच्छा रिजल्ट दे। तो आपको एक्शन प्लान तैयार करना है, आपको उस रिस्क और अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्या एक्शन लेंगे, इसकी प्लानिंग तैयार करना है। यह बात आपसे कही गई है। इसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। आपको प्लानिंग करनी है किस चीज की, कि आप कैसे, हाउ, आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। जो भी आपकी प्लानिंग है उसको ISMS के साथ, आपकी जो भी प्लानिंग है उसको कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे ISMS के साथ। समझिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ISMS है, ठीक है, और ये आपकी प्लानिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ISMS और ये प्लानिंग, कुछ ऐसा काम होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ISMS और ये आपकी प्लानिंग, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। इंटीग्रेट करें और इंप्लीमेंट करें ISMS में अपनी प्लानिंग को। यदि मैंने प्लानिंग करी है कि मैं अपॉर्चुनिटी को बढ़ाऊंगा, लोगों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसा एक नया इनिशिएटिव चालू करके, तो उसे ISMS में शामिल करिए। आप दिखाइए कि वो एक हमारा ISMS का काम है। उसे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तैयार करिए जो ISMS को रिप्रेजेंट करे, जो ISMS में आए, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसे इंटीग्रेट करना है, एक करना है। और तीसरा है कि आप इवेल्यूशन करें। छठा पॉइंट है बेसिकली ये, इवेल्यूशन करें। जो आपने प्लानिंग की है वो आपको रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है, इसका। आपकी प्लानिंग जो है, जो आपने प्लानिंग करी है, रिस्क और अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो आपने एक्शन प्लान तैयार करे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस का आप इवेल्युएशन करें, उनकी इफेक्टिवनेस को आप चेक करें। आपको पता चलना चाहिए कि मैंने अगर डिसाइड किया कि मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसी इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूं, तो उससे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, मुझे उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्या कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ये आपको इवोल्यूशन करना है। हो सकता है आप कहते हैं कि ठीक है मैं इवोल्यूशन करूंगा साल में 2 बार MRM के जरिए। हम MRM करेंगे और उसमें इवोल्यूशन करेंगे कि हमारी जो प्लानिंग है उसका क्या असर हो रहा है, उससे क्या हमें मिल रहा है, उसको कितनी इफेक्टिव है। हम देखेंगे ट्रेंड क्या है, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, हम इवोल्यूशन करेंगे। ये बात आपसे क्लॉज 6.1.1 कहता है। आपको यदि ये क्लॉज समझ आ गया तो अगले जो क्लॉज है वो आपको आसानी से समझ आएंगे। नेक्स्ट क्लॉज में हम रिस्क असेसमेंट और रिस्क ट्रीटमेंट, इन दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में डील करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।